गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर है, इसमें दो आपको डेरिवेशन है और कुछ न्यूमेरिकल है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग पढ़ाए हैं वो 12th बेसिस पढ़े हैं हम लोग, है ना। 12th के लिए पढ़े हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, है ना। सभी बोर्ड एनसीईआरटी फॉलो करती है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट को जानोगे तभी कर सकते हो। बहुत सारे बिहार बोर्ड के बच्चे बोलते हैं कि नहीं उसकी तैयारी अलग होती है, सीबीएसई बोर्ड की अलग होती है। ऐसा कुछ नहीं है, हर स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के ही पैटर्न यानी एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें तैयारी का अलग अलग तरीका नहीं, जो बताई गई है 12th बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। हम लोग नेक्स्ट डे से, है ना, 11th के भी बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो जेई मेन और मेडिकल नीट के लिए होगी। और जो बच्चे 11th में हैं उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट डे से हम लोग ये काम करेंगे ना। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग का क्या पढ़ना है, बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा था और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को रखे थे जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के थी। तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ गया था के टाइम्स, है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि कैपेसिटेंस का मान तो बढ़ गया, ये तो हम लोग सीख लिए। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का जोड़ भी आता है, मतलब हम लोग हेडिंग दे सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो हेडिंग ये है कॉम्बिनेशन, बहुत सिंपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इस तरह से कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो अगर इसकी कॉम्बिनेशन की बात करें तो पहला हम लोग बात कर रहे हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें तो कैसे पहचानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसमें जो होगी ना, एरिया ऑफ प्लेट कांस्टेंट होगी, प्लेट कांस्टेंट, मतलब उसको डिवाइड हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और बी में लिखे हैं डिस्टेंस ऑफ प्लेट डिवाइडेड, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है, इस तरह से दो प्लेट्स है, ये दो प्लेट्स हो गए, इसके बीच आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बना सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल बना सकते हैं। और इसमें आप दो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखे हैं, तो दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गए, सेम है कि नहीं। जो एरिया प्लेट की है वही इस डाइलेक्ट्रिक की है, तो इसकी जो लंबाई K1 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी क्या है K2 है। इसकी जो दूरी है वो है आपको D1 और इसकी जो दूरी है वो है आपको D2। ये D1 दूरी है और ये D2 दूरी है, क्लियर। और इसकी भी सरफेस एरिया क्या है A, इसकी भी सरफेस एरिया क्या है A, और इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की भी सरफेस एरिया क्या है A। तो हम बात करें कि फॉर K1 तो C1 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 और K1 डिवाइडेड बटे D1, एरिया कांस्टेंट है। तो बात करते हैं फिर क्या फॉर K2, तो फॉर K2 की बात करेंगे तो लिखेंगे क्या, C2 इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 और K2 डिवाइडेड बटे कितना D2, ये लिख सकते हैं ना। तो सीरीज में जो कैपेसिटर होता है वो ऐसा होता है 1 बटे CS। अब ऐसे लिख देते हैं
सी एस इक्वल टू क्या होगा, ए ऑप्शन 0 इंटू के एस डिवाइडेड बाई क्या, डी होगा ना, के एस कॉम्बिनेशन इन सीरीज। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये हम लोग को पता है ना, कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते थे। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रही है कुछ ऐसा आ रही है, 1/A ऑप्शन 0 और के एस डिवाइडेड बाई कितना, डी इज इक्वल टू 1/A ऑप्शन 0 K1 डिवाइडेड बाई क्या, D1 प्लस 1/A ऑप्शन 0 K2 डिवाइडेड बाई D2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, D A ऑप्शन 0 के एस इक्वल टू D1 A ऑप्शन 0 K1 प्लस D2 A ऑप्शन 0 K2। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, D A ऑप्शन 0 के एस इक्वल टू D1 बाई K1 D2 बाई K2 और यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1/A ऑप्शन 0। तो ये और ये कट जाएगा, तो D बटे क्या लिखेंगे, के एस इक्वल टू D1/K1 प्लस D2 डिवाइडेड बटे K2। तो इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं KS के लिए। तो KS के लिए हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे सीरीज पैरेलल आप कैलकुलेट करना होगा तो इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस इक्वली डिवाइड भी हो सकता है या 1/3 कुछ भी अपना वैल्यू दे सकता है। तो फाइनली D डिवाइडेड बटे KS इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, D1 K2 प्लस D2 K1 ऐसे लिखा जाएगा डिवाइडेड बटे K1 K2, इस तरह से बात किया जाएगा। हो डाउट? तो KS इज इक्वल टू जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा K1 K2 और D डिवाइडेड बटे K1 D2 K2 D1। ये हो गया आपका रिजल्ट। अब मान लीजिए कि इक्वली डिवीजन हो, नाउ इक्वली डिवीजन, तो डिवीजन किसकी हुई थी, डिस्टेंस की हुई थी ना, इक्वली डिवीजन, तो डिस्टेंस की हुई थी डिवीजन, इक्वली डिवीजन। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D बाई क्या 2 इक्वली डिवीजन। तो रिजल्ट बन के आपको ऐसा आ जाएगा, जो रिजल्ट होगा ऐसा होगा, KS इक्वल टू K1 और क्या लिखेंगे, K1 K2 और यहाँ पर लिखेंगे D और यहाँ पर लिखेंगे K1 D बाई 2 प्लस K2 और D बाई 2। ठीक है, तो KS इज इक्वल टू K1 K2 और D बाई 2 है ना, तो D से D कट जाएगा तो बनेगा क्या 2 K1 K2 और डिवाइडेड बटे K1 प्लस K2 और ये हो गया KS। बोर्ड लायक इनफ है, बोर्ड में इसी तरह का पूछता है सवाल। क्लियर है? तो हमने पढ़ा क्या, कॉम्बिनेशन इन सीरीज, और सीरीज में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको इस तरह के जुटेगा। क्लियर है बात, है ना? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एरिया डिवाइड कर जाता है, एरिया डिवाइड होता है और डिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस कांस्टेंट। तो इसका अगर डायग्राम बनाया जाए, ये दो प्लेट हो गए, दो प्लेट कर दी, इधर प्लस इधर माइनस, और ये हो गया आपका एक अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
एक अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गई और ये एक अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। तो ये हो गया आपका K2। अब इसकी एरिया, इतना वाला के एरिया A1, इसकी एरिया क्या है A2 है, पर दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो आप इसका कैपेसिटेंस लिखेंगे तो क्या मिलेगा, CA1 ऑप्सलन 0 डिवाइडेड बटे D, और यहाँ पर मिलेगा K1। C2 इक्वल टू क्या मिलेगा, C2 इक्वल टू मिलेगा A2 और ऑप्सलन 0 K2, और इसकी भी दूरी कितनी मिलेगी D, पहले वाले की दूरी D, इसकी भी दूरी D। तो C जो इक्विवेलेंट मिलेगा, मतलब कि C पैरेलल में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, C पैरेलल इक्वल टू A ऑप्सलन 0 और K पैरेलल इनटू D। अब बात ये है ना कि पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, जो कॉमन सी बात पहले से जो जोड़ते हैं वही चलता रहेगा इसका। तो जोड़ हो जाएगा CP इज इक्वल टू पैरेलल में C1 प्लस C2। तो जो CP है, अब C1 का मतलब A1 ऑप्सलन 0 K1 डिवाइडेड बटे कितना D, अब प्लस A2 ऑप्सलन 0 K2 डिवाइडेड बटे क्या D। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं CP, अब CP को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे A ऑप्सलन 0 KP डिवाइडेड बटे क्या हो गया D इज इक्वल टू ऑप्सलन 0 डिवाइडेड बटे D और A1 K1 प्लस A2 K2, है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑप्सलन 0 और D, ऑप्सलन 0 D कट जाएगा, तो A KP इज इक्वल टू A1 K1 प्लस A2 K2, ऐसे चलेगा। A KP इज इक्वल टू A1 और K1 प्लस A2 K2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि इक्वल है ना, इक्वल एरिया का हो, है ना, या हाफ एरिया को अपना ऐसे दे रखा हो, तो इक्वली एरिया डिवीजन का अगर बात करें तो A1 A2 A बाई क्या हो जाए 2 हो जाए, तो क्या लिखेंगे A KP इक्वल टू A बाई 2 K1 प्लस A बाई 2 K2, ऐसे लिख सकते हैं। तो A बाई 2 K1 प्लस K2, और यहाँ पर क्या होगा A और KP, ये और ये कट गया, तो KP इक्वल टू हो गया K1 प्लस K2 डिवाइडेड बटे कितना 2, है ना। KP इज इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बटे क्या 2, इस तरह से हो सकता है। अगर n के लिए बात करें ना तो K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू डॉट डॉट Kn बटे n, पर वैसा आता नहीं है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। तो ये NCERT का क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates has the capacitance 8 picofarad। एयर वाला है ना, एयर वाला। तो कह रहा है कि C इक्वल टू A ऑप्सलन 0 डिवाइडेड बटे क्या D, और ये कितना है 8 पिकोफैराड, एयर वाला है ना, ये 8 पिकोफैराड हो गया। ओके। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, ठीक है ना, एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ अ सबस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हो गया, हाफ हो गया, और क्या कर दिया उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी डाल दिया जिसका के वैल्यू कितना है 6 है, यानी C डैश बराबर A ऑप्सलन 0 डिवाइडेड बटे क्या D डैश, और इसी में क्या है K भी है, जहां पर D डैश जो है वो D बटे कितना है 2 है। तो आप क्या लिख सकते हैं भाई, C डैश इज इक्वल टू A ऑप्सलन 0, है ना, और D डैश के बदले D डिवाइडेड बटे 2 इंटू K, तो C डैश इज इक्वल टू 2K इंटू A ऑप्सलन 0 डिवाइडेड बटे कितना D। क्लियर है। तो यहां पर क्या हो गया भाई, ये 2 हो गया,
और k का वैल्यू कितना है 6 है, k का वैल्यू दिया हुआ क्या 6 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 96 माइक्रोफैराड और ये आंसर हो गया, है कि नहीं। कैपेसिटेंस बढ़ गया ना, डाइलेक्ट्रिक रख दिया। तो अब इसी में हम लोग है ना एक और थ्योरी पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस ही निकालना है स्फेरिकल कैपेसिटर का, मतलब कि एक स्फीयर है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। ये बहुत कम बोर्ड में आता है, बोर्ड में जो आता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर भी आता है लेकिन बहुत कम आता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन में एनसीईआरटी के क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, तो मतलब कि डेराइव करो, एक क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका रिजल्ट को डेराइव करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लेते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो नाम से क्लियर है ना भाई, स्फीयर होगा, नाम से क्लियर है कि क्या होगा स्फीयर होगा। तो देखो भाई स्फीयर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रखा था आपको। तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर एक स्फीयर इस तरह से है और एक ऐसा है, ठीक ऐसे। इसकी जो रेडियस है वो है r1 और इसकी जो रेडियस है वो है r2 बड़ा वाली की, और इसमें एयर है। यहाँ पर हम प्लस चार्ज अगर देते हैं प्लस q, तो इसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे आएगा, इसके सतह पे कोई चार्ज नहीं होगी, हालांकि चार्ज इसके सतह पर आएगी। फाइनली प्लस q चार्ज आ जाती है ना, जो चार्ज अंदर में दी जाती है वही चार्ज कहाँ आती है, ऊपर आती है। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि इसको अर्थिंग कर देते हैं, इसको अर्थिंग कर देते हैं। तो कंडीशन भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है कि जब आउटर स्फीयर को अर्थिंग करते हैं तब अर्थ से जोड़ दिए, तो इसके सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गए, अंदर आ गए, सतह का पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो इस सतह पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो है। क्योंकि जब अर्थिंग की जाती है जैसे V2 का, ऊपर से जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो क्या है भाई, जीरो है। अर्थिंग जब कर देते हैं ना तो सतह की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जहां से आप अर्थिंग करते हैं उस सतह की पोटेंशियल क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, पहली बात। अब यहाँ पर ये एक स्फीयर है, होलो स्फीयर टाइप से, खोखला है इस तरह से, ये पूरा खाली है, और फिर ये वाला भी अपना क्या है, खाली है, और बीच में क्या है, एयर है। एयर, कोई मीडियम नहीं रखे हैं, एयर रखे हैं सिर्फ, कोई मटेरियल इसके अंदर नहीं रखे हैं। एनसीईआरटी में है तो एक मटेरियल रख के बनाया है, तो काफ़ी आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं कि व्हेन आउटर है ना, व्हेन आउटर सरफेस अर्थ, यानी अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग, देन पोटेंशियल ऑफ सरफेस जीरो। एकदम सिंपल से इसको डिराइव करते हैं, देन पोटेंशियल ऑफ सरफेस जीरो। जब हम अर्थिंग करते हैं, है ना, जब अर्थिंग करते हैं तो उस सतह की जो पोटेंशियल होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्लियर बात। तो मैंने ये लिखा है कि व्हेन आउटर सरफेस अर्थिंग देन पोटेंशियल ऑफ सरफेस इज क्या, जीरो। पहली बात ये हो गई, क्योंकि हमको कैपेसिटेंस निकालने के लिए पहले पोटेंशियल ही निकालते हैं। क्लियर। तो ये R है, एक छोटी सी मतलब कि ये जो R है, मान लीजिए यहाँ पर ये R ले लिए, पॉइंट है। तो जो R है R1 वो छोटा है, मतलब कि जैसे R1 जो है, ऐसे करिए कि जो R है R वो छोटा है R1 से, इसका मतलब कि अंदर आ गया इसके, है कि नहीं। ये R1 से छोटा, इसका मतलब अंदर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है पता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है ना। होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो हुई कि नहीं, हुई ना। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है,
ऐसे प्लस से निकल के और ऐसे ऐसे माइनस में जाएगी, तो इसमें जीरो नहीं है। फिर जीरो कहाँ है भाई? बाहर, क्योंकि ये वाली फील्ड कहाँ रहेगी? अंदर। ये वाला फील्ड यानी इसमें फील्ड रहेगा। तो कैपेसिटर में तो यही होता था ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अंदर में फील्ड होती थी, बाहर में नहीं होती थी। सेम एक और बात यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो R है, R वो बड़ा हो जाए किससे? R2 से, तो आउट चला जाएगा, आउट। तो फिर आउट में भी फील्ड नहीं है। ये समझ में आ रही है आपको? ये समझ में आ रही है? तो अंदर में अगर फील्ड की बात करें तो देखिए यहाँ V1 लिख दें, V1 का मतलब पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फीयर। तो अंदर में जो पोटेंशियल होगी कुछ ऐसा होगी, देखिए V1 इज इक्वल टू, इसके चलते पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? KQ और डिवाइडेड बटे R1 प्लस, इसके लिए लिखना पड़ेगा, वो क्या लिखना पड़ेगा? K माइनस Q आइन बटे R2, इस तरह से लिखना होगा, ये पोटेंशियल होगा। तो V2 बराबर क्या हुआ? V2 बराबर 0, क्योंकि सरफेस पे कोई चार्ज ही नहीं है। जब सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल क्या होगी? 0 होगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये पोटेंशियल मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। एक होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके करो, तो होलो स्फीयर का पोटेंशियल निकालना काफी आसान है। इसके पोटेंशियल क्या होंगे भाई? इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? अंदर में फील्ड है ही नहीं तो कांस्टेंट थ्रू आउट पोटेंशियल हो जाएगा। तो R1 दूरी पर पोटेंशियल ले लिया इसका, ये वाला हो गया। अब इस चार्ज के चलते ये पोटेंशियल इस पॉइंट पर, इस सतह पे पोटेंशियल अंदर में क्या हो जाएगा? इस चार्ज के चलते जो पोटेंशियल होगा सेंटर से, वो क्या हो जाएगा? ये वाली हो जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी? डेल्टा V इजिकल टू क्या करते हैं? V कर देते हैं। तो V इजिकल टू क्या होगा? V1 माइनस V2। तो V1 जो है आपका वो है KQ और 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, ये है आपको। तो Q बराबर क्या होता है? CV होता है, Q बराबर CV और रिजल्ट आ जाएगा। Q बराबर CV से हम अगर रिजल्ट निकालते हैं तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q और 1/R1 माइनस 1 क्या? R2, ऐसे लिख सकते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इंटू V, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q और 1 बटे क्या हो गया? R1 माइनस 1 बटे क्या हो गया? R2। तो Q से Q कट गया, कटा Q, तो आपके पास C आ रहा है। C कैसे आ रहा है? जरा देखिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डिवाइडेड बटे 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 इजिकल टू C, दैट्स अ रिजल्ट। ये रिजल्ट है। तो C इक्वल टू C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बाई R1 और माइनस 1 बाई R2, ये रिजल्ट आ गया। फॉर अदर मीडियम की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं अदर मीडियम में C मीडियम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या लिखेंगे? K, यहाँ पर लिखेंगे K और 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया। अब बात करते हैं क्या? फॉर आइसोलेटेड स्फीयर, मतलब कि एक हो और दूसरा कहाँ हो? इन्फिनिटी पर। जैसा अर्थ हो गया, अर्थ का इन्वेलप ऊपर जो है बहुत दूर है, तो R2 क्या कर देते हैं? R2 को बहुत दूर भेज देते हैं, R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा C मीडियम इज इक्वल टू, और R1 बराबर क्या लिखते हैं? R लिख देते हैं। समझिएगा बात को। तो C
R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा C मीडियम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 1/R माइनस 1 बाई कितना? इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा C मीडियम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 K और इंटू R। ये रिजल्ट हो गया। तो स्फीयर के रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो एक सवाल हम लोग करेंगे इस पे, बहुत छोटा सवाल करेंगे, सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, C1 C2 R1 R2, ये बात हो गई। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बोर्ड्स में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वो सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, फाइंड कैपेसिटेंस, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन की बात करें तो रेडियस ऑफ अर्थ को हम लोग समझते हैं क्या? 6400 किलोमीटर। तो 6400 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसको लिखेंगे क्या? 1/9 × 10⁻⁹, ठीक है। और इसको लिखेंगे 64 10⁻⁵। तो इसको लिखेंगे 64/9 × 10⁻⁻⁴ फैराड में आएगा। तो C अर्थ इक्वल टू 64 है, तो 9 × 7, फिर क्या होगा? 1 10⁻⁻⁴ फैराड। तो लिखेंगे C अर्थ इज इक्वल टू 711 10⁻⁻⁶ फैराड। तो इसको लिखेंगे 711 माइक्रो फैराड, और ये हो गया आंसर C अर्थ, ठीक है। तो अर्थ की जो है ना कैपेसिटेंस इतनी होती है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है ना। एक और आपको डेरिवेशन है सिलिंड्रिकल वाला ना, सिलिंड्रिकल वाला, और ये लास्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग सिलिंड्रिकल के लिए रिजल्ट डिराइव करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर बात किया जाए तो 80% इंपॉर्टेंट से हो जाते हैं, और 15% स्फेरिकल और 5% सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल बहुत कम पूछता है, नहीं के बराबर पूछता है। तो हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की बात करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, हम छोटा सा है, बहुत कम इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ही नहीं है बिल्कुल। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ध्यान दीजिएगा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। ये बड़ा सिलिंडर, इसमें क्या करते हैं ना कि दो कंसेंट्रिक ऐसे सिलेंडर बनाते हैं, इस तरह से कंसेंट्रिक, ठीक है। और इस तरह से अपना इसकी लंबाई L है, L लंबाई है इसकी, और इसकी जो इनर रेडियस है वो है R1, इसकी जो इनर रेडियस है वो R1 है, और इसकी जो आउटर रेडियस है वो R2 है। इस पे जो दिया गया है चार्ज वो है, अंदर में चार्ज जो दिया गया प्लस, और बाहर में जो चार्ज आएगा यहाँ पर आएगा माइनस। और हम जानते हैं कि किसी कंसेंट्रिक में अगर अंदर में आप चार्ज देते हैं तो उसके सारे चार्ज कहाँ आते हैं? बाहर में आते हैं, मतलब बाहर प्लस। लेकिन हमने बाहर क्या कर दिए हैं? अर्थिंग कर दिए हैं।
तो जब बाहर में अर्थिंग करेंगे तो इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, हो जाएगी नहीं पोटेंशियल जीरो, इसकी सरफेस की पोटेंशियल हो गई जीरो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि r दूरी पर, समझिएगा r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड याद करिए 1/2 पाई ऑप्सिलन 0 और लैम्डा बटे कितना r, क्लियर, ये हम लोग जानते हैं। तो डी भी इज इक्वल टू फॉर्मूला है ई डी आर, ठीक है भाई, डी भी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई डी आर। तो यहां पर बात करते हैं क्या, R1 से लेकर R2 तक, और यहां पे जो बात करते हैं हम लोग क्या बात करते हैं, R1 मतलब कि अंदर में जो पोटेंशियल हो क्या है V प्लस, और यहाँ पर सतह पर क्या हो गया V माइनस, पोटेंशियल दिए हैं। ठीक है, तो E का जो वैल्यूज है वो है क्या 1/2 पाई ऑप्सिलन 0, और यहाँ पर लैम्डा, और यहाँ पर है 1/r और dr, यहाँ पर लिखते हैं R1 से लेकर R2 तक। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको v, वहाँ से कॉमन लेंगे तो लैम्डा डिवाइडेड बटे 2 पाई ऑप्सिलन 0, और वहाँ पर हो जाएगा ln r, और यहाँ पर हो गया R1 से लेकर R2 तक। तो v इक्वल टू मिलेगा लैम्डा डिवाइडेड बटे 2 पाई ऑप्सिलन 0, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट ln r2 बटे कितना r1 लिखेंगे कि नहीं, ln r2 बटे r1 लिखेंगे, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू q बटे l, लैम्डा इक्वल टू q बटे l, और यहाँ पर पुट करेंगे लैम्डा को वैल्यूज को, तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगी वो q के फॉर्म में आएगी। तो इसी को हम यहाँ लिखते हैं कि v इक्वल टू q डिवाइडेड बटे 2 पाई ऑप्सिलन 0 l और ln r2 बटे r1, इस तरह का हो जाएगा। तो q बराबर हो गया c इंटू v, तो ये हो जाएगा q, और ये हो गया क्या c, और q डिवाइडेड बटे कितना 2 पाई ऑप्सिलन 0 l और ln r2 डिवाइडेड बटे कितना r1, है ना, r1 डिवाइडेड बटे कितना हो गया r2 हो गया। तो q से q कट गया, तो c इक्वल टू जो आया है वो आया है 2 पाई ऑप्सिलन 0 l और ln r2 डिवाइडेड बटे क्या r1। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया, रिजल्ट। अब ये भी किस पर डिपेंड करता है, l पर और मीडियम पर, मतलब डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन l एंड मीडियम, दो बात पर डिपेंड करती है ना, डिपेंड्स ऑन l एंड मीडियम। इस पे हम लोग आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, लॉग वाला सवाल है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। कह रहे क्या, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हैज़ 2 कोएक्सियल सिलिंडर्स ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो ये तो होता है, कोएक्सियल होता है, कंसेंट्रिक कह सकते हैं। तो इसकी अगर सोल्यूशन करें तो L इक्वल टू दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर, मतलब कि 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर, क्लियर। एंड रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है, मतलब कि R2 इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और R1 इक्वल टू दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया हुआ है ना। R2 इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और R1 बराबर 1.4, चूंकि अंदर वाला छोटा होगा, बाहर वाला बड़ा, ये हो गया। द आउटर सिलेंडर इज अर्थेड एंड इनर सिलेंडर इज गिवन अ चार्ज, चार्ज दिया हुआ है अंदर वाला पर Q इक्वल टू 3.5
माइक्रोकुलम, मतलब कि 3.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलम। Q का वैल्यू दे रखा है। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर। ठीक है ना, तो कैपेसिटेंस निकाल देंगे, जो कैपेसिटेंस निकाल देंगे तो Q बराबर CV करेंगे, V बराबर Q बटे C, आंसर हो जाएगा पोटेंशियल का। तो C का जो फॉर्मूला होता है इसका, C बराबर वो होता है क्या, 2 पाई एप्सिलॉन 0 L, और यहाँ पर होता था ln R2 डिवाइडेड बटे क्या, R1, ये रिजल्ट होती थी। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज को पुट करेंगे ना, इस पे सभी वैल्यूज को पुट करके C निकालेंगे, और जब C निकल जाएगा तो क्या करेंगे, इसमें सभी वैल्यूज को पुट करो भाई, सभी को पुट करो, और जब C निकल जाएगा, C का मान निकल जाएगा तो क्या कर देंगे, Q इजिकल टू CV, तो V इक्वल टू Q बटे क्या करेंगे, C करेंगे, फिर यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है ना, सभी का मान यहाँ पर पुट करो और C कैलकुलेट करो, एक आंसर हो गया। अब कह रहा है कि अंदर वाला जो कैपेसिटर है, जो अंदर वाला सिलिंड्रिकल है सरफेस, जिसकी रेडियस 1.4 है, उस पर कितनी पोटेंशियल है। तो C निकल गया, उस पर चार्ज दिया हुआ है, कितना चार्ज है ये, तो Q बराबर CV कर देंगे, तो V बराबर Q बटे C आंसर। ठीक है, ये रहा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, है ना, लेक्चर्स। हम लोगों ने इसको बहुत सिंपल वे में, है ना, पढ़ाए हुए हैं, ताकि बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके ना। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर भी था, इसी में बहुत लोग कैपेसिटर को अलग मान कर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाता है, हमने कैपेसिटर को उसी में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में ही मान के पढ़ाए हुए हैं। तो नेक्स्ट जो आपको चैप्टर है NCERT के हिसाब से, वो है इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको तीसरा चैप्टर माना जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, बोर्ड लेवल की बात करेंगे, है ना। अब बहुत ही जल्द हम लोग अब टारगेट के लिए, जो बच्चे, है ना, JEE मेन, मेडिकल, यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। SC वर्मा का क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन बैंक और एडवांस लेवल की अलग से हम लोग बात करेंगे, जो एक्चुअली एडवांस की होगी, है ना। JEE मेन और नीट की एक बैच हम लोग चलाएंगे, जिसमें बहुत सिलसिलेवार ढंग से, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बन सके और बहुत अच्छे से आप कहीं भी पढ़ सके, या तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ो या अपने घर पे पढ़ो। हम लोग का मेन मकसद है ना कि तुम कोटा, दिल्ली कहीं भी जाते हो, है ना, तो तुम SC वर्मा के लिए जाते हो कि SC वर्मा सर की किताब की सवाल हमसे बनने चाहिए। तो हम लोग का जो मकसद है वो तुम्हारे घर पे ही SC वर्मा का कंप्लीट डिस्कशन को हम लोग पहुंचाएं, घर बैठे। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं, है ना, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। इसमें आप लोग को भी सपोर्ट करना होगा, आप सपोर्ट करोगे ना तभी ये हो पाएगा, ये नहीं कि सिर्फ एक आदमी से होगा। तो हम लोग इस तरह से पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग एक कोरोना के वजह से तुम्हारी बोर्ड के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, बोर्ड के लिए। अभी एक्चुअल हम लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, मतलब कि JEE मेन के लिए, नीट के लिए। अब हम लोग बहुत जल्द 1-2 दिन में उसका लेक्चर इस पर लोड करेंगे, कम से कम 2 लेक्चर लोड करेंगे हम लोग, है ना 50-50 मिनट का 2 लेक्चर, काफी बढ़िया डिस्कशन के साथ, थ्योरी और उस पर कितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं JEE मेन, नीट के लिए। और एक बैच हम चलाएंगे एडवांस के लिए, स्पेशल एडवांस, है ना, उसमें आई एरोडो रहेगा और SC वर्मा की बहुत शानदार कुछ क्वेश्चन रहेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एडवांस में, उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और जो तुम घर पे हो, छोटे से शहर में हो, वहां तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश करेंगे, काफी इसका जोड़ तोड़ करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी को रखेंगे। कैपेसिटर में हम लोग पैरेलल सीरीज, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह व्हीटस्टोन ब्रिज कैलकुलेट किए हैं। ये सारे चीज आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आपने कैपेसिटर वगैरह चैप्टर जो पढ़े हैं, उसका बहुत सारे फायदा आप उसमें उठाएंगे, ठीक है ना।